हेलो, आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग धीरे धीरे अब डिटेल्स की ओर बढ़ रहे हैं और फिजिक्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा था, बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे न्यूटन का पहला नियम क्या है, सेकेंड लॉ को किस प्रकार से लिखते हैं, थर्ड लॉ क्या चीज़ है। तो मैं एक बार और रिविजन कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है कि ऑल दिस सब्सटेंसेस, ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स ट्राई टू मेंटेन देयर state of rest or uniform motion until and unless a force compels them to change it. दूसरा जो लॉ था वो ये था कि when an net force will be applied on a body, there will be an acceleration. The acceleration will be directly proportional to force and inversely proportional to mass, and the acceleration will be having the same direction as the force. So इस सेकेंड लॉ को लिखने का तरीका था सिग्मा एफ इक्वल टू एम ए, टोटल फोर्स इक्वल टू एम ए। याद रखिएगा, फोर्स मत बोलिएगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स से एक्सेलरेशन बनता है, एक एक फोर्स से एक्सेलरेशन नहीं बनता। और तीसरा जो लॉ था कि भाई फोर्सेस जो है पेयर्स में होते हैं और वो एक्शन रिएक्शन कहे जाते हैं। जब एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहले पे फोर्स लगाती है। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और दोनों बॉडीज पे अलग अलग एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। जो बॉडी बड़ी होती है उसमें एक्सेलरेशन कम होता है, जो बॉडी छोटी होती है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। तो वगैरह वगैरह चीज़ें थी और हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो आज का जो क्लास है, हम लोग आज न्यूटन्स लॉ को अब अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आज समझेंगे हमारे पास दो फोर्सेस हैं कम से कम। हालांकि फोर्सेस तो बहुत तरह की हैं, परंतु अपने सिलेबस के अंदर सामान्यतः नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है हमारे, तो दो प्रकार की फोर्सेस के बारे में आज मुझे आपको बताना है। तो पहले प्रकार की फोर्स है नॉर्मल और दूसरे प्रकार की फोर्स होगी टेंशन। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए हम लोग देखें कि नॉर्मल फोर्स क्या चीज है। तो ध्यान दीजिए कि चीजें जब एक दूसरे को टच करती हैं, याद रखिए नॉर्मल का मतलब सीधा सीधा है टच, छू देना किसी चीज को। जब मैंने इस ब्लैक बोर्ड को छुआ तो सिर्फ छूने से एक फोर्स लग गया, उस फोर्स को हम नॉर्मल कहते हैं। निश्चित रूप से हम इसको ज्यादा जोर से छू सकते हैं, हम इसको धीरे से छू सकते हैं, तो नॉर्मल कम रहा। थोड़े जोर से छू दिया, नॉर्मल ज्यादा रहा। थोड़ा और जोर से छू दिया, नॉर्मल और बढ़ गया। मैं जाके उस पर खड़ा हो गया तो नॉर्मल और बढ़ गया। हाथी खड़ा हो गया तो और ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब है कि नॉर्मल का मतलब है टच करने वाला फोर्स। याद रखिए, जब भी कभी बॉडीज आपस में टच करेंगी, व्हेन एवर बॉडीज टच, ये फोर्स लग जाएगा। दिस फोर्स विल बी अप्लाइड। किस पर लगेगा? ये जवाब है दोनों पर लगेगा। किधर लगेगा? ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स नॉर्मल का फोर्स पुश करता है, पुल नहीं करता है। ध्यान, दो ही प्रकार के फोर्स होते हैं, या तो आप पुश करेंगे नहीं तो पुल करेंगे। अब मैं इस बोर्ड को टच कर रहा हूं तो क्या टच करके मैं उसको पुल कर सकता हूं? नहीं, मैं इसको टच करके पुश कर सकता हूं। याद रखिएगा, नॉर्मल का फोर्स सिर्फ पुश करता है और पुश करता है इसीलिए सामान्यतः नॉर्मली जो बीच में कांटेक्ट सरफेस है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, उस कांटेक्ट वाली जो लाइन है उसके दोनों ओर लगता है। कांटेक्ट लाइन के दोनों ओर, आउटवर्ड लगता है। ध्यान दीजिएगा, तो ये कोई बहुत खास बात नहीं है। आइए हम लोग चेक करें। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जमीन पे रखी है, तो कांटेक्ट में आ गई ना यहां पे। तो कांटेक्ट में आने की वजह से ध्यान दीजिएगा कि इस सरफेस की वजह से, कांटेक्ट की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगेगा N, और ये इधर भी लगेगा, क्योंकि याद रखिए इसने इस पे लगाया है फोर्स, उसने इस पे लगाया है, इसलिए कांटेक्ट फोर्स N हमेशा दो होते हैं। इस बात पर गौर कीजिएगा, N के वैल्यू, N के डायरेक्शंस दो होते हैं, दोनों तरफ N लगाना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि इधर की ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होती हैं, तो हम लोग एक ही N से काम चला देते हैं। परंतु यहां ध्यान दीजिएगा कि N दो होते हैं, हमारा आप पर N और आपका हमारे पे N। हमने इस बोर्ड को छुआ तो हमने N लगाया उधर और बोर्ड ने मेरे ऊपर N लगाया इधर। तो नॉर्मल जो फोर्स है वो टच करने का फोर्स है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे ही दो ऑब्जेक्ट्स टच करेंगी
वहां पे फोर्स लग जाएगा। और ये टच छोटा भी होता है और बड़ा टच भी होता है, क्योंकि सामान्यतः हम जब भी कुछ बड़े काम करते हैं तो टच के ही करते हैं, तो बिना टच किए तो नहीं होगा। इसलिए टच का फोर्स, जब मैं वर्ड कर रहा हूं टच, इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि ये छोटा फोर्स है। अगर मैं किसी को जोर से पुश कर रहा हूं तो वो भी एक प्रकार का टच ही है। सो दिस फोर्स कैन बी वेरी लिटिल एज वेल एज इट कैन बी वेरी वास्ट। एंड याद रखिएगा, अगर किसी जगह पर नॉर्मल 0 है तो मतलब कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लें। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारा हाथ है और हमारे हाथ पर हमने, ये हमारा हाथ है, इस तरह से हमारा ये हमने मान लीजिए कि हाथ बनाया है, मेरा हाथ है ये, और इस हाथ पर हमने एक ब्लॉक रखा है मास m का, इस तरह से। गौर कीजिएगा। अब क्या करेंगे, मास m कहां टच है, यहां टच है, इसलिए हमारे हाथ से एक फोर्स नॉर्मल लगेगा मास m पर, और मास m मेरे हाथ पे एक फोर्स लगाएगा नीचे की ओर। ये इस पे लगा, वो उस पे लगा। इसके अलावा दुनिया के हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं वेट, mg। वेट तो सब पे लगता है, और वेट जो है उसके लिए टच होना जरूरी नहीं है। आप कहीं भी हैं आसपास के इलाके में तो आपके ऊपर वेट लग जाएगा। इसलिए इस मास के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, और वो कितना है, mg। अब मेरे हाथ का तो मास ही पता नहीं है, इसलिए हम लोग इस पार्ट पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग कहां ध्यान दे रहे हैं, इस पर। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी सिस्टम के ऊपर कंसेंट्रेट करते हैं तो इस पर लगने वाले सारे फोर्स बनाने होते हैं। इस पर कंसेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पर लगने वाले फोर्सेस हम नहीं बना रहे। और इस फोर्स डायग्राम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो हमने असल में इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि सारे फोर्सेस यहां पर आप बना दीजिए। सारे फोर्सेस मतलब एक फोर्स तो कांटेक्ट का है नॉर्मल, और एक वेट है। तो ध्यान दीजिए, अब गौर कीजिए, जब आप सारे फोर्स लिख देते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तब इसके बाद सोचने की बारी आती है कि क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है, कहीं एक्सेलरेशन है इसके अंदर। तो मेरे हाथ में ये ब्लॉक है तो एक्सेलरेशन तो नहीं है, इसलिए ऐसे में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा इसका मतलब है कि नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 का मतलब इन दोनों का सम 0 होगा, यानी कि n माइनस mg 0 होगा। n माइनस mg 0 होगा, इसका मतलब n कितना होगा, mg होगा। यानी कितना नॉर्मल लगता है मेरे हाथ से, n कितने के बराबर, mg के बराबर। तो याद रखिएगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने अपने हाथ पे रखा है तो आपके हाथ और उस ऑब्जेक्ट के बीच कितना नॉर्मल है, mg के बराबर। मैं जमीन पे खड़ा हूं तो जमीन और मेरे बीच में कितना नॉर्मल फोर्स है, मेरे वेट के बराबर, सामान्य तौर पर। उसी तरह से हम लोग थोड़ा सा और इसको और कॉम्प्लेक्स करें, थोड़ा और डायग्राम बना के देखें तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। आइए हम लोग अब की बार, ये टेबल है, इस पे हम लोगों ने एक मास रखा है m1, ये 2 किलोग्राम का मास है। इसके ऊपर हमने एक मास रखा है 1 किलोग्राम का, और इसके ऊपर एक और मास रखा है आधा किलोग्राम का। तो हमने 3 मासेस रखे हैं। तो क्वेश्चन है कि आप नॉर्मल बताएं, इसके बीच कितना फोर्स, इसके बीच कितना फोर्स, इस तरह से फोर्सेस बताएं। कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी पूछें तो मैं एक ही काम करने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखें कॉन्टेक्ट्स कहां कहां हैं, यहां से चालू करते हैं। यहां पर इस जगह पे कांटेक्ट हो रहा है, तो जाहिर है कि एक फोर्स ऊपर लगेगा, एक फोर्स नीचे लगेगा। ध्यान दीजिएगा, N1 दोनों फोर्स मैंने लगा दिए। इस कांटेक्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट उस पे लगा रही है और वो ऑब्जेक्ट इस पे लगा रही है, 2 फोर्स लग गए। इसके अलावा यहां पे 0.5 इंटू जी यानी कि 5 न्यूटन का एक वेट लग रहा है, और यहां पे 10 न्यूटन का वेट लग रहा है। अब यहां पे कांटेक्ट देखिए, यहां भी कांटेक्ट है। इस कांटेक्ट से ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है N2, और नीचे की ओर भी एक फोर्स लग रहा है N2। ध्यान दीजिए, यहां से एक फोर्स उस पे और एक फोर्स इस पे। ये फोर्स इसने लगाया, ये फोर्स इसने लगाया। इसके अलावा यहां पर एक और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, जो कि वेट है। और इसके बाद ग्राउंड पे जो कांटेक्ट फोर्स है वहां से आ रहा है नॉर्मल N3, और N3 इधर भी लगेगा, लेकिन इधर N3 को लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे फोर्सेस हमने लगा दिए। ठीक से ध्यान दीजिए, हर ऑब्जेक्ट को देखिए, वेट तो सब पे लगेगा नीचे की ओर।
इसके अलावा जहां जहां कांटेक्ट है वहां से 2 फोर्सेस आप लगाएंगे। जो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिया होगा उस पर आप नॉर्मल जरूर लगाइएगा, जो ऑब्जेक्ट नहीं है फाइनली तो उस पर आपको नॉर्मल देने की जरूरत नहीं है। अब आइए, अगर ये सिस्टम रुका हुआ है तो आप यहां क्या कह सकते हैं, क्या N1 बराबर 5 न्यूटन होगा? ठीक से देख लीजिए, N1 इक्वल टू 5 न्यूटन। क्लियर है? दूसरा आइए, यहां पे आइए, यहां पे देखिए ये भी सब बैलेंस में है, तो आप कह सकते हैं N2 इक्वल टू N1 प्लस 10, N2 इक्वल टू N1 प्लस 10, नीचे वाले फोर्स बराबर ऊपर वाले फोर्स, तो आप N1 के बदले जब 5 भरेंगे तो N2 का वैल्यू आ जाएगा 15 न्यूटन। अब यहां देखिए N3 इक्वल टू दिया हुआ है N2 प्लस 20, N2 कितना है 15, तो N3 इक्वल टू हो गया 15 प्लस 20 यानी 35 न्यूटन। तो ठीक से देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। N1 यानी यहां का नॉर्मल है 5 न्यूटन, यहां का नॉर्मल है 15 न्यूटन, यहां का नॉर्मल है 35 न्यूटन। आप ठीक से देख लीजिए कि इसके बीच का फोर्स 5 न्यूटन, इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स 15 न्यूटन, इसके बीच का कांटेक्ट फोर्स 35 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ठीक नीचे जो होता है इसको ग्राउंड कहते हैं। वो ग्राउंड है, वो मेरे जस्ट बगल में है, वो मेरे से टच में है। लेकिन अर्थ दूसरी चीज है, अर्थ वो पूरी बॉडी है जो आप पे वेट लगाती है, इसलिए हम इसको ग्राउंड बोलेंगे, और अर्थ दूसरी चीज है। ग्राउंड नॉर्मल लगाता है, अर्थ नहीं। अर्थ में नॉर्मल का अर्थ इतना बड़ा है तो आपने पूरी अर्थ को तो टच नहीं किया है, इसलिए हम लोग जनरली ग्राउंड को टच करते हैं, वहां से कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है और वेट अलग से लग जाता है जो अर्थ लगाती है। तो आप एक बात यहां पे गौर कीजिए कि जब भी चीजें एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं तो किसी भी सतह पर नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है उसके ऊपर के ऑब्जेक्ट्स का वजन। ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कितना वजन है 0.5, तो इसका वजन कितना हो गया 0.5 kg का वेट कितना हो गया 5 न्यूटन। यहां पे नॉर्मल कितना होगा भैया, तो 1 और 1.5 किलोग्राम है, तो 1.5 किलोग्राम का वजन कितना होगा 15 न्यूटन का नॉर्मल होगा। यहां देखिए यहां पे टोटल वजन कितना है 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और ये यानी 3.5 किलो, तो 3.5 किलो के हिसाब से 35 न्यूटन का यहां नॉर्मल आएगा। तो सामान्यतः किसी सरफेस पे नॉर्मल, उस सरफेस के ऊपर जितने भी मासेस हैं उन सबों का वेट होता है, प्रोवाइडेड ये सब स्टैटिक हो, रेस्ट में हो, हॉरिजॉन्टल हो। ये जस्ट एक एग्जांपल था, नॉर्मल को बताने के लिए हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे थे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ें और चेक करें कि क्या जब एक्सेलरेशन होगा तब भी नॉर्मल वही रहेगा। गौर कीजिए, अक्सर किताबों में आपको एक टर्म मिलेगा वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, जब आप कहीं सिनेमा हॉल वगैरह के आसपास जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक गरीब आदमी वहां बैठा हुआ है, वो आप अपने नीचे एक गोल चक्कर जैसा रखता है, वो डिस्क जैसा रहता है, और वो कहता है कि आप मुझे 50 पैसे दें या 1 रुपए दें, और उसके ऊपर आप चढ़ जाते हैं। जब आप उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उसमें एक सुई होती है, वो घूमती है और आप अपना वजन बताती है। तो आप उस मशीन को वेइंग मशीन कह सकते हैं। क्या वेइंग मशीन वेट नापती है? क्वेश्चन, क्या वेइंग मशीन वेट मेजर करती है? अब ये बात बताइए कि क्या आप ये बता सकते हैं कि मैंने वो फलाने आदमी से क्या बातचीत की थी? तो दूसरे आदमी से जो मैंने बातचीत की तो आप कैसे बताएंगे? आप तो वही बताएंगे ना जो मैंने आपसे बातचीत की। उसी तरह वेइंग मशीन वेट कैसे बता सकती है? वेट इज द फोर्स बिटवीन मी एंड द अर्थ। वेइंग मशीन तो थर्ड पार्टी है, इसलिए वेइंग मशीन को कभी भी मालूम नहीं चलेगा कि हमारा वेट कितना है। तो ध्यान दीजिए कि वेइंग मशीन को जब आप टच करते हैं, जब आप उस पर खड़े होते हैं, जब आप उसको दबाते हैं तो वो रीडिंग देती है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब हमने उसको टच किया तो उसने रीडिंग दी, तो रीडिंग किस चीज की होगी? टच करने पे कौन सा फोर्स होता है? नॉर्मल। इसलिए वेइंग मशीन नॉर्मल की रीडिंग देती है। क्या ये वेट मेजर करती है? नहीं। ये क्या मेजर करती है? ये नॉर्मल मेजर करती है। कौन सा नॉर्मल? तो जब आप उसको टच करते हैं ना तो आप उस पर एक नॉर्मल लगाते हैं, वही नॉर्मल मेजर करती है। आइए हम लोग इस चीज को जरा देखें। मान लीजिए कि आप एक बड़ी लिफ्ट में हैं और यहां पर एक वेइंग मशीन है। ध्यान दीजिएगा, मशीन, मैं लिख देता हूं इसको, वेइंग मशीन है।
इस वेइंग मशीन पे मैं खड़ा हूं, मेरा पेट देख के आप बता सकते हैं कि मैं ही हूं, श्योर। अब यहां पे देखिए, ये मेरा मास m है, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मशीन कितना रीडिंग देती है। तो इस मशीन से जो नॉर्मल होगा वही रीडिंग देगी। तो आइए नॉर्मल लगाते हैं। तो मशीन से मैं टच हूं तो मशीन ने मेरे ऊपर एक नॉर्मल लगाया n, इसके बाद मैंने भी मशीन पे नॉर्मल लगाया n। मैंने मशीन को कितने फोर्स से दबाया? n से, क्योंकि मशीन ने मुझे कितने से दबाया? n से। इसके अलावा चूंकि मेरा मास मालूम है इसलिए मेरे ऊपर एक और फोर्स कितना है? mg। मशीन के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, तो मशीन का कंप्लीट नहीं हो पाया मामला। यहां बढ़िए, n और mg नाम के ये दो फोर्स हैं, ये सिस्टम रुका हुआ है। तो क्या आप कह सकते हैं कि n माइनस mg इक्वल टू 0? क्यों? फोर्स 1 माइनस फोर्स 2 इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए n माइनस mg इक्वल टू 0, और n बराबर कितना आया? mg। ध्यान दीजिए, ये मशीन नॉर्मल नापती है, लेकिन अगर सब कुछ रुका हुआ हो तो ये नॉर्मल mg के बराबर होता है, इसीलिए ये वेट नाप देती है। नापती है नॉर्मल, परंतु वो नॉर्मल वेट के बराबर होता है, इसलिए वो वेट का वैल्यू बता देती है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर ये मशीन ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, ये लिफ्ट जो है पूरी की पूरी ऊपर जा रही है, तब क्या करेंगे? तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तब क्या क्या नपेगा, क्या वैल्यू देगा ये मशीन? तो ध्यान दीजिएगा कि तब इसका इक्वेशन लिखेंगे जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, और जा रहा है उधर, यानी n ज्यादा है, mg कम है, तो आप लिखेंगे n माइनस mg इक्वल टू ma। उधर के सारे फोर्स माइनस इधर के सारे फोर्स इक्वल टू ma। राइट साइड में ma ही होगा, तो n का वैल्यू हुआ m कॉमन g प्लस a। अरे ये तो नॉर्मल बदल गया, यानी कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड हो ऊपर की ओर तो नॉर्मल mg नहीं होता बल्कि mg से ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 11th क्लास में आ सकते हैं कि लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, तो हमारा वेट कितना फील होगा? तो हमारा यहाँ पे वेट कितना फील होगा? तो एक नॉर्मल लगाइएगा ऊपर, वेट लगाइएगा नीचे। चूंकि हम ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, इसलिए n माइनस mg इक्वल टू ma लिखना पड़ेगा, और n आएगा m इंटू जी प्लस a। ठीक से देख लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल वेट नहीं है, जरूरी नहीं है कि नॉर्मल वेट हो, इसलिए ये मशीन जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो गलत रीडिंग नाप रही है। मान लीजिए दूसरे केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि ये मशीन नीचे एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन नीचे है, लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है। क्या होगा फॉर्मूला? अब सीधी सी बात है कि mg ज्यादा होगा, n कम होगा, तो लिखेंगे mg माइनस n इक्वल टू ma। तो n होगा m इंटू जी माइनस a। अब की बार नॉर्मल वेट से कम है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो नॉर्मल वेट के बराबर है, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो नॉर्मल वेट से ज्यादा है, अगर लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो नॉर्मल वेट से कम है। और अगर यहां पे जो रस्सी लगती है वो मैं काट दूं, अगर फ्री फॉल हो जाए, मतलब ये लिफ्ट की रस्सी कट जाए और लिफ्ट नीचे गिरने लगे, तो इस एक्सेलरेशन को आप जी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्री फॉल का एक्सेलरेशन जी होता है। तब ऐसे में आप लिखेंगे n इक्वल टू m इंटू जी माइनस जी, यानी 0। तब यहां पे नॉर्मल रीडिंग नहीं आएगी, 0 आएगा। यानी कि फ्री फॉल में गिरती हुई चीजें एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। लिफ्ट फ्री फॉल में है, आप फ्री फॉल में है, मशीन फ्री फॉल में है। जब सभी चीजें सेम एक्सेलरेशन से जा रही हैं तो वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकती हैं, इसलिए यहां पे नॉर्मल 0 आता है। ये टच ही नहीं कर सकता। आप गिरती हुई हालत में आप जो मशीन है इसको आप नहीं दबा सकते, इसीलिए आपका वेट नहीं आ रहा है, नॉर्मल नहीं आ रहा। तो इस तरह से ये केस है, हमने ध्यान दिया नॉर्मल के ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन का क्या केस, नीचे एक्सेलरेशन का क्या केस, 0 पे क्या केस होगा अगर एक्सेलरेशन नहीं रहा तो। और ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक्सेलरेशन कह रहा हूं, वेलोसिटी नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, किसी भी हालत में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है
तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ऐसे में नॉर्मल की सीधी सी रीडिंग आएगी n = mg। तो कभी कभी कंफ्यूजन करते हैं, क्वेश्चन में दे देते हैं वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है, वेलोसिटी कुछ भी रहे नॉर्मल mg ही आएगा। ये डिस्टरबेंस एक्सेलरेशन होने पर होता है, वेलोसिटी होने पे नहीं। याद रखिएगा, मैथमेटिकली वेलोसिटी इज सम काइंड ऑफ रेस्ट, वेलोसिटी का इक्वेशन ही नहीं है इधर, इसलिए वेलोसिटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों को। एक्सेलरेशन होगा तब फर्क पड़ेगा। तो हम लोगों ने इस सवाल को यहां पे देखा। आइए हम लोग एक दो सवाल और बनाते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर केस था जो कि अक्सर डिस्कस होता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेइंग मशीन क्या नापती है भैया, तो आप यही कहेंगे कि वेइंग मशीन नॉर्मल नापती है। वो नॉर्मल mg के बराबर भी हो सकता है, नॉर्मल mg से ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल mg से कम भी हो सकता है, नॉर्मल 0 भी हो सकता है, जो भी नॉर्मल होगा वो नापेगा। मान लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे आइए, एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 किलोग्राम की है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम की है। मैंने इधर से इसको पुश किया 70 न्यूटन से, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, सामान्य चीज है। जैसे ही मैंने इसको इधर पुश किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 5 kg एंड 2 kg। 5 kg और 2 kg के बीच में कितना फोर्स है? सबसे पहले ये तो बताइए कि ये 5 kg और 2 kg के बीच फोर्स कौन सा है? 5 kg और 2 kg के बीच में कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट है, नॉर्मल फोर्स है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहले चूंकि कांटेक्ट है, इसलिए यहां से इधर की ओर एक नॉर्मल दे दीजिए, एक इधर की ओर नॉर्मल दे दीजिए। कर दिया हम लोगों ने। अगली बात, और भी चीजें छूट रही हैं। जैसे यहां पर एक वेट लगेगा 50 न्यूटन का, और यहां से एक नॉर्मल ऊपर की ओर लगेगा n1। उसी तरह से यहां पे देखिए एक वेट लगेगा 20 न्यूटन का, और ऊपर एक नॉर्मल लगेगा n2। अब इसका आप इक्वेशन लिखिए, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्ट किधर जा रही है? कॉमन सेंस भी है कि ऑब्जेक्ट किधर जा रही है। जब आपने इस पे 70 न्यूटन लगाया तो उधर की ओर जाएगी, इधर तो नहीं जाएगी ना, ऊपर तो नहीं जाएगी ना, यानी ऊपर की ओर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो n1 बराबर कितना हुआ? 50 न्यूटन। n2 बराबर क्या हुआ? 20 न्यूटन। तो सामान्य चीजें हैं, चूंकि ऑब्जेक्ट जमीन पे रखी हैं और ऊपर एक्सेलरेटेड नहीं है, इसलिए यहां पे नॉर्मल इनके वेट के बराबर है। लेकिन ये नॉर्मल वेट के बराबर नहीं है, क्योंकि वो इधर जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, जब 70 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहे होंगे? इधर जा रहे होंगे। क्या आप श्योर है कि ये एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे? हाँ भाई, क्योंकि इसने इसको पुश किया, उसने इसको पुश किया, तो एक साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो आइए, इसको भी हमने एक्सेलरेशन a मान लिया, इसको भी एक्सेलरेशन a मान लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सेलरेशन a इसमें भी है, इसमें भी है, ये मानना पड़ता है। सारे फोर्स डायग्राम देने के बाद, सारे फोर्सेस खींचने के बाद देखिए कि क्या सिस्टम रेस्ट में है, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन 0, और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक्सेलरेशन एज्यूम कीजिए कहीं पे, किधर साइड में भी होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन हमने इधर एज्यूम किया था। कैसे लिखेंगे आप? इस पे जरा लिखिए तो ठीक से देखिए। 5 kg पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे को मत देखिएगा। 5 किलोग्राम में 2 फोर्स हैं, एक 70 और एक नॉर्मल। एक इधर, एक इधर, बस 2 ही फोर्स है, और एक्सेलरेशन इधर है। इसका मतलब है कि ये 70 न्यूटन ज्यादा है, 70, क्योंकि a उधर की ओर है। तो 70 माइनस n इक्वल टू ma, कितना हो गया? 5a। ठीक से देख लीजिए, 70 माइनस n इक्वल टू ma। और इसका क्या लिखेंगे? इसमें तो एक ही फोर्स है उधर साइड में, तो एक ही फोर्स है, और तो लिखेंगे n इक्वल टू ma। देख लीजिए, अगर 2 फोर्स होंगे तो F1 माइनस F2 करना पड़ेगा। सिंगल फोर्स है तो अकेला फोर्स वही है, नेट फोर्स भी वही है। तो F इक्वल टू ma। और डायरेक्शन को देखते हुए अब आपके पास 2 इक्वेशन है, इसको काट दीजिए। 70 इक्वल टू आया 7a, और आएगा a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई पूछेगा कि कितना एक्सेलरेशन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना एक्सेलरेशन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नॉर्मल कितना है? सवाल तो यही था कि इन दोनों के बीच कितना फोर्स है, तो इन दोनों के बीच नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल कितना लिखेंगे? n इक्वल टू 2a, यानी कि 2 इंटू 10, 20 मीटर न्यूटन आंसर हो गया। इन दोनों के बीच कितने का फोर्स आया? 20 न्यूटन का।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि सवालों को हम लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नॉर्मल बहुत आसान होता है, असल में स्टूडेंट्स ठीक से नहीं समझते हैं और इसीलिए बाद में उनको ऐसा लगता है कि काफी भारी टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत बेसिक तरीके से, बहुत साधारण तरीके से मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कंफ्यूजन होती है, अगर आपको लगता है कि आप ना समझे, तब आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर फिर से वीडियो डालूंगा। चलिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये फोर्स आपकी इधर से आता है, वही फोर्स फिर से आता है, तब नॉर्मल कितना होगा? फिर से सवाल। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, 70 न्यूटन उधर से लगा, तो डायग्राम तो बाकी दिया हुआ है, आप देख लीजिए, नॉर्मल भी लगा दिया है, N1 ये सब लगा हुआ, तो कोई चेंज आना नहीं है। चेंज क्या आएगा? अब की बार एक्सेलरेशन इधर होगा दोनों का। तो लिख दीजिए सारे फॉर्मूलों को। चूंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए N1 बराबर 50 ही होगा, N2 बराबर 20 ही होगा न्यूटन। इनको भूल जाइए आप। इधर आइए, इस ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे ठीक से देखिएगा। 70 है इधर साइड, N है उधर साइड और एक्सेलरेशन इधर साइड है। तो 70 बड़ा है निश्चित रूप से, क्योंकि बॉडी इधर जा रही है, 70 ही बड़ा फोर्स है। तो लिखेंगे 70 माइनस N इक्वल टू 2A। 70 माइनस N, डायरेक्शन उल्टा है दोनों का इसलिए माइनस किया मैंने, 70 माइनस N इक्वल टू MA। और इसका क्या लिखेंगे? इसमें तो एक ही फोर्स है, N इक्वल टू MA। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 70 इक्वल टू 7A, A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने देखा, इधर से पुश करो चाहे इधर से पुश करो, एक्सेलरेशन तो 10 ही आया, इसका भी उसका भी। लेकिन नॉर्मल क्या है यहां पे भाई? तो नॉर्मल का फॉर्मूला है, पहले था 2A और अब नॉर्मल कितना है? 5A, इसलिए आंसर होगा 50 न्यूटन। तो अब दोनों के बीच का फोर्स होगा 50 न्यूटन। कहने का मतलब है कि सवालों को बना लें, अंदाज से काम नहीं करें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए एक दो केस पे नॉर्मल और देख लें, क्योंकि नॉर्मल हमेशा आपको परेशान करेगा। कभी कभी नॉर्मल टेढ़ा होता है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नॉर्मल टेढ़ा होता है। तो जब टेढ़ा नॉर्मल होगा तो उसको रिजोल्व कर देना है, इसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं वेज। क्या कहते हैं? वेज। ये एक मशीन है। मान लीजिए कि इस वेज पर हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, मास m। चलिए तो जरा सा उसका डायग्राम बनाइए, क्या क्या हो रहा है इसके साथ। तो भाई ठीक है, ये मास तो यहां पे दिख रहा है, टच है इस जगह पे। तो ठीक से देखिए कितने फोर्स हैं। सबसे पहले तो इस पे एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स है? mg। और एक फोर्स नॉर्मल लगेगा जो यहां से लगेगा, गौर कीजिएगा, इस जगह से, तो ठीक ऐसे लगेगा नॉर्मल। आप देख पा रहे हैं ना, mg वर्टिकली डाउन लगा है जबकि नॉर्मल तिरछा लगा है। अब तो भैया टेढ़ा हो गया सब कुछ, तो इनको कैसे ट्रीट करेंगे हम? इसलिए ध्यान दीजिए, फोर्सेस को जब भी रिजोल्व कीजिए, आपको आजादी है, आप फोर्सेस को जैसे मन वैसे रिजोल्व कीजिए, लेकिन फोर्सेस को रिजोल्व करने का आसान तरीका यह होगा कि जिधर मोशन है या जिधर पॉसिबल मोशन है उधर की ओर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जरा बताइए, तो इसका पॉसिबल मोशन किधर हो सकता है? इधर। इसलिए हम लोग इधर की ओर एक कंपोनेंट जरूर लेंगे। तो n तो परपेंडिकुलर है इस पे, इसलिए n का कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा। mg को ब्रेक करते हैं, और याद रखिएगा हमेशा mg को ब्रेक करना चाहिए। थीटा यहां है तो ये थीटा होगा, इसलिए याद रखिएगा mg cos थीटा, mg sin थीटा ब्रेक होगा। अब ये mg खत्म हो गया, mg की अब कोई जरूरत नहीं रही क्योंकि हमने mg को ब्रेक कर दिया। गौर कीजिएगा, सामान्यतः चीजों को जब स्लोप पे रखा जाएगा तो mg को ब्रेक करना सीख लीजिए। mg sin थीटा नीचे, mg cos थीटा नॉर्मल टू द स्लोप, नीचे की ओर इधर साइड में होता है। अब mg खत्म हो गया। अब आइए जरा देखें कि क्या इस बॉडी में इधर की ओर कोई एक्सेलरेशन है? नहीं, इधर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए आप लिख सकते हैं n इक्वल टू mg cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट स्लोप पे रखी जाती है तो उसमें नॉर्मल का फॉर्मूला होता है mg cos थीटा। स्लोप पे रखी जाती है तो ये फोर्स तो इस पे लगने वाला अकेला फोर्स है,
और तो कोई फोर्स ही नहीं है इसको रोकने वाला, इसलिए निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट होगी। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? तो F इक्वल टू, ये F है, इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, एक ही तो फोर्स ही थी, हमने लिख दिया, m कट गया, a बराबर आया g साइन थीटा। इस बात को भी याद रखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्लोप के ऊपर रख दें तो नॉर्मल होता है mg cos थीटा, और वो बॉडी नीचे की ओर एक्सेलरेट करती है कितने से? g साइन थीटा से। ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने नॉर्मल को ट्रीट किया। नॉर्मल क्या चीज है, किस प्रकार से नॉर्मल को सीखना चाहिए, किस प्रकार से नॉर्मल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको मैंने बनाया। अब ध्यान दीजिए, किताब देखिए, किताब में किस प्रकार से सवाल दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो छोटे छोटे सवाल हैं आपकी किताब के अंदर, आप उनको अब बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम लोग नॉर्मल, तो नॉर्मल के बारे में बेसिक चीज सीख है। ये नॉर्मल हमेशा रहेगा, आगे भी हर सवाल में नॉर्मल आता ही आता है, क्योंकि चीजें आपस में कांटेक्ट में रहेंगी ही रहेंगी, और जैसे ही वो कांटेक्ट में रहेंगी फटाक से नॉर्मल लगेगा किधर की ओर? आउटवर्ड लगता है, नॉर्मल बाहर की ओर लगता है। नॉर्मल इज ए पुशिंग फोर्स, पुश करता है। क्या कोई ऐसा फोर्स है जो पुल करता है? जवाब है यस, एक पुल करने वाला फोर्स है टेंशन। ध्यान दीजिएगा, टेंशन का जो फोर्स है ये हमेशा पुल करता है, पुलिंग फोर्स। ये कहां लगता है भैया? ये स्ट्रिंग्स में लगता है, जनरली धागों में लगता है। धागा, जो धागे होते हैं ना, जब बांधते हैं हम धागों को, तो उनमें लगता है। सामान्यतः धागे मासलेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर धागा मासलेस है, जो कि होता है, अगर मैंने मास नहीं बताया तो आप धागे को मासलेस मान लेंगे। और उस मासलेस धागे की खासियत है कि उसमें टेंशन थ्रू आउट सेम होता है, सब जगह एक जैसा, सब जगह इक्वल होता है। और अगर धागा मासिव है, भारी है, मोटी रस्सी है, तब तो धागा भी ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने धागा लिया खूब भारी, अब तो जो ऑब्जेक्ट मास m की है उसमें आपने और बड़ा सा धागा मोटा बांध दिया है, तो धागे में भी मास बन गया, तो धागा खुद ब खुद एक बॉडी हो गई है। इसलिए उसमें टेंशन वेरी करता है, उसको बाद में देखेंगे, पहले यहां देखते हैं। अगर कोई धागा मासलेस है, चीजों के बीच बंधा हुआ है, तो उसमें टेंशन देना है सब जगह इक्वल। किधर की ओर देना है? ध्यान दीजिएगा, हमेशा धागे में जहां पे धागा बंधा होता है ना, वहां से बाहर की ओर। जैसे धागा किधर की ओर होता है? धागा की बॉडी की ओर। धागा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। सीधा सा मैं लिख रहा हूं यहां पे, धागा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। सामने कैमरा लगा हुआ है, अगर मैं धागा बांध दूं कैमरे को, तो कैमरा, धागा किधर खींचेगा कैमरे को? तो मेरे ही ओर ही खींचेगा, उधर कैसे चला जाएगा? इसलिए धागा हर चीज को अपनी ओर खींचता है, खुद की ओर खींचता है, इसलिए ये अंदर की ओर लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, यहां पे हमने एक मास m लटका दिया। ध्यान दीजिए, ये धागा है ना, और ये मास m लटकाया है, तो धागे में टेंशन होगा। धागा मासलेस है, अगर मैं ना बोलूं तो मासलेस है, तो यहां से यहां तक टेंशन सेम होगा, यहां से यहां तक। कैसे देंगे? ध्यान दीजिएगा, टेंशन टेंशन, ठीक से ध्यान दीजिए, यहां भी दीजिएगा, यहां भी दीजिएगा। धागे के सारे एंड पे आपको टेंशन देना चाहिए, जो दो एंड है वहां टेंशन जरूर दीजिए। दूसरी बात है, जहां पे धागा किसी बॉडी को टच कर रहा है वहां पे टेंशन को जरूर दिखाना चाहिए, और धागे में जहां नॉट बंधी हुई है, गांठ बंधी हुई है, वहां पे जरूर टेंशन दिखाइएगा, क्योंकि इस जगह पे इक्वेशंस लिखे जाते हैं। तो यहां पे हमने धागे में टेंशन इधर इधर दिखाया, कितना आसान सारा कुछ है। इसके बाद देखिए, ये टेंशन है, यहां टेंशन है, मतलब जो धागा मास m को ऊपर खींचता है, वही धागा इस दीवार को, इस छत को नीचे खींचता है। यानी धागा मास m को ऊपर और छत को नीचे खींचता है। एक ही धागा है, दोनों चीजों को अलग अलग खींचता है। अगर कोई बोले कि भाई यहाँ पे कितना टेंशन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, तो सबसे पहले आप एक फोर्स यहाँ भूल रहे हैं, एक और फोर्स आपको देनी चाहिए mg। और अगर ये पूरा सिस्टम रुका हुआ है तो आप क्या बोल सकते हैं इस मास के लिए? T बराबर mg। तो ठीक से ध्यान दीजिए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को लटका रखा है धागे से, तो कितना टेंशन होता है धागे में? mg। ये बताइए कि छत से कितना टेंशन होता है? तो छत पे कितना टेंशन है? T। T कितना है? mg। यानी अगर मैं छत से लटक जाऊं
तो उस छत पर कितना टेंशन होगा, वहां पर mg होगा। अगर छत mg बर्दाश्त कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो छत गिर जाएगी। समझ गए मामले को आप? एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए, ये रहा एक ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम, और ये नीचे ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम, और ये नीचे ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। तो चलिए, अब आप इसमें टेंशन बताइए सब जगह, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, जितने धागे उतने टेंशन। पहला धागा दीजिए टेंशन T1, डायरेक्शन देख लीजिए। T2 यहां पे दे दीजिए, इस धागे का टेंशन T2, इस धागे का टेंशन T3। जितने धागे उतने टेंशन। जहां पे धागे में गांठ पड़ जाएगी वहां से टेंशन बदल देना है, जहां पे धागे में ऑब्जेक्ट बन गया वहां से टेंशन बदल देना है। मतलब धागा जितनी दूर कंटिन्यूड है, एकदम अनटच्ड धागा है, वहां तक टेंशन आपको सेम देना है। लेकिन जैसे ही वहां पे गांठ मिल जाएगी या कहीं बंधा हुआ मिल जाएगा तो वहां से टेंशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल यहां से यहां तक धागा सेम है, यहां से यहां तक सेम है, यहां से यहां तक सेम है। हमने T1, T2, T3 दे दिया। इसके बाद मुझे एक चीज भूल रही है, यहां पे लिखेंगे 50 न्यूटन वेट है ना, यहां पे लिखना है 20 न्यूटन वेट है, यहां पे लिखा है 10 न्यूटन वेट है। अब यहां के बाद आइए क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सारे टेंशंस को निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नीचे वाली बॉडी पे ध्यान दीजिए, कहीं भी ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, एकदम स्टैटिक है मान लीजिए। तो T3 कितने के बराबर होगा, आप साफ देख लीजिए, एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, तो T3 कितने के बराबर होना चाहिए, T3 10 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। आसान है। यहां आइए, यहां देखिए T2 ऊपर है और नीचे है T3 और 20, यानी T3 प्लस 20 इक्वल टू होगा T2। देखिए T3 प्लस 20 इक्वल टू होगा T2, क्योंकि ये स्टैटिक है। यहां बोलिए, यहां लिखेंगे आप T1 इक्वल टू होगा T2 प्लस 50, T1 इक्वल टू T2 प्लस 50, और यहां पर T1 है। जोड़ के देख लीजिए, लिख दे जरा सा हम लोग, T3 प्लस 20 इक्वल टू T2। कोई दिक्कत नहीं, जोड़िए सब। इक्वल का साइन यहां पड़ा हुआ है, तो इक्वल के इधर साइड लिखेंगे तो आएगा T3 10 है, तो सोल्व भी हो गया, क्योंकि करना भी कुछ नहीं है। T3 का वैल्यू 10 है। यहां पे आइए, 10 प्लस 20 इक्वल टू T2, यानी T2 30 न्यूटन है। यहां पे आइए, T1 इज इक्वल टू T2 यानी 30 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन यानी कि 80 न्यूटन। अब सब तो मालूम ही हो गया। तो यहां पे गौर कीजिएगा फिर से एक बार, टेंशन किसी धागे में जो होता है कितना होता है। अगर आप धागे से किसी चीज को लटकाते हैं तो कितना टेंशन है। नॉर्मल वाले में आपने क्या सीखा था कि अगर चीजें एक के ऊपर एक रखी हैं तो किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल उसके ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जितना मास है उसके वेट के बराबर होता है। टेंशन वाले केस में उल्टा है, किसी भी पॉइंट पे टेंशन उसके नीचे जितने मास हैं उनके वेट के बराबर होता है। जैसे T3 कितना होगा भाई, तो T3 के नीचे क्या लटका है, 10 न्यूटन होगा। यहां पे कितना आपको टेंशन मिलेगा, T2, तो T2 के इसमें क्या लटका नीचे, तो 3 kg लटका है, तो इसमें 30 न्यूटन आना चाहिए, आ गया है। यहां पे टेंशन कितना होगा, तो इस जगह के नीचे क्या क्या लटका है, देखिए 5 2 7 1 8, 80 किलो लटका है, तो 8 किलो लटका है, तो 80 न्यूटन हो गया। यहां पे क्या लटका है, तो यहां पे पूरा पूरा 80 न्यूटन लटका है। इसका मतलब है कि 5 किलो 2 किलो 1 किलो ये जितना भी इनका 80 न्यूटन का टेंशन है सब का सब इस दीवार पे आ रहा है। यानी ये दीवार 80 न्यूटन बर्दाश्त कर सकेगी तो रहेगी, नहीं तो ये गिर जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेंशन को किस तरह से हम लोग जैसे नॉर्मल को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल को ट्रीट कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से टेंशन को भी ट्रीट कर रहे हैं। खाली डायरेक्शन देने में थोड़ा समझदारी रखिएगा। मैंने आपको डायरेक्शन बताया है धागे के अंदर की ओर। आइए एक सवाल हम लोग बनाते हैं, बेहद आसान सवाल है। फिर से वही चीज, अगर कोई मास मैं लटकाऊं और याद रखिए इसमें मैं अगर वेइंग मशीन एक बांध दूं तो ये वेइंग मशीन कितना रीडिंग देगी। गौर कीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं। ये वेइंग मशीन जब आपको दी जाती है ना तो आप उसको एक स्ट्रिंग मान लें, ये कुछ नहीं, एक धागा है। वेइंग मशीन एक धागा है जो अपने अंदर पाए जाने वाले टेंशन को मेजर कर देता है। तो इसमें जो टेंशन होगा मेजर हो जाएगा। तो बताइए टेंशन कितना है,
तो यहां रहा mg और ये रहा t, तो mg इक्वल टू t है, यानी ये mg माइनस टी इक्वल टू 0 है, यानी कि mg कितने के बराबर होगा, t के बराबर, यानी इस धागे में टेंशन इसके वेट के बराबर होगा, रीडिंग भी वेट की आएगी। मान लीजिए कि ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, तब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू एम कॉमन जी प्लस ए। अब की बार टेंशन बढ़ गया, mg से बढ़ गया, mg प्लस ए आ गया, तो बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल जैसा केस हो रहा है। मान लीजिए कि इस जगह पे एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो आप क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए, तो t बराबर आएगा m इंटू जी प्लस ए, सॉरी g माइनस ए, टेंशन कम हो गया। आप देख रहे हैं नॉर्मल वाला जो इक्वेशन था वही इक्वेशन फिर से आता है, यानी जब चीजें ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेंगी तो टेंशन बढ़ेगा, नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगी तो टेंशन घटेगा। और अगर यहां से मैं धागा काट दूं तो, और धागा काटते ही ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g, और जैसे ही g हो जाएगा तो फ्री फॉल हो जाएगा, और फ्री फॉल के अंदर टेंशन हो जाएगा 0, m इंटू जी माइनस जी 0, यानी जैसे ही ये गिरेगा तो धागे के अंदर कोई तनाव, कोई टेंशन नहीं रहेगा, 0 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल का जो ट्रीटमेंट है ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट टेंशन में भी है। आइए हम लोग यहां पे एक सवाल करते हैं। ये एक धागा है, ये बहुत पॉपुलर सवाल है, जब हम लोग छोटे थे तो इस सवाल को किया करते थे। यहां पर 20 केजी का एक बंदर है, ये बंदर 20 किलो का है, ये मम्मी मंकी है, और ये बंदर की पूंछ जो है, इस पूंछ में इसका छोटा बच्चा लटका है जो 5 किलो का है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यही सवाल बनाइए कि, ठीक से देखिए, ये रस्सी पकड़ के बंदर लटका है, मम्मी बंदर, और मम्मी की पूंछ पकड़ के 5 किलोग्राम का बेबी मंकी लटका है। क्वेश्चन है कि ये जो रस्सी है, दिस रोप कैन सस्टेन, ये सस्टेन कर सकती है ओनली 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन ओनली इन इट। तो 1000 न्यूटन ये बर्दाश्त कर सकती है, 1000 न्यूटन से ज्यादा होने पे रोप टूट जाएगी। तो क्वेश्चन है विथ व्हाट एक्सेलरेशन, with what acceleration mummy monkey can go up। कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मम्मी मंकी ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन a से, मम्मी की पूंछ में छोटा बच्चा है तो वो भी जाएगा एक्सेलरेशन a से, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे लिखिए बच्चे का, अब यहां पे डायग्राम दिया जाए भाई, देखिए यहां पे एक वेट कितना लगा 50, यहां पे टेंशन कितना ले रहा हूं मैं T1 पूंछ में, यहां पे आइए मम्मी का वेट कितना लिख रहे हैं 200 न्यूटन यहां पे लिख रहे हैं, और मम्मी के ऊपर टेंशन लग रहा है T2। सही, देखिए वही चीज जो पहले मैंने किया था वही है। यहां पे आपने सबसे पहले देखा बच्चे के ऊपर फोर्स लगा, वेट टेंशन T1, लेकिन फिर यहां पे भी टेंशन T1 दिया। फिर यहाँ पे मम्मी पे आइए, यहाँ पे 200 न्यूटन इसका वेट है, और इस पे फिर ऊपर की ओर टेंशन T2 है, और यहाँ पे फिर टेंशन T2 है, T2। सवाल को सोल्व करना है। कह रहे हैं कितना एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन मान लीजिए मम्मी A से जाएगी तो बच्चा भी A से जाएगा, जाहिर है। लिखिए इसका इक्वेशन, लिखिए आएगा T1 माइनस 50 इक्वल टू 5A, कोई दिक्कत नहीं, यहां लिखिएगा, इस जगह पे देखिएगा T2 200 और T1 तीन फोर्स है, यहां पे लिखेंगे T2 माइनस 200 माइनस T1 इक्वल टू 20A। आप देख सकते हैं यहां पे इस पे लगने वाले फोर्स हैं T2 200 और T1 नीचे की ओर है, तो T2 माइनस 200 माइनस T1 इक्वल टू 20A। इसको सोल्व कर दीजिए, T1 कट जाएगा, तो आएगा T2 माइनस 250 इक्वल टू 25A।
लेकिन भाई T2 तो कह रहा है कि 1000 न्यूटन ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चलिए हम लोग लिमिट पे चल लेते हैं, इसको 1000 लिख देते हैं। -250 बराबर 25A, यानी कि 750 बराबर 25A, A बराबर 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मम्मी मंकी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन अगर लेगा तो क्या होगा कि यहां पे टेंशन 1000 से बढ़ जाएगा। क्यों? जैसे ही ये एक्सेलरेशन 30 से ज्यादा होगा तो वहां पे टेंशन 1000 से ज्यादा बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो रस्सी टूट जाएगी। इसलिए जब आप किसी रस्सी में उस पर लटक के जब ऊपर की ओर एक्सेलरेट होते हैं तो आप अपने वेट से ज्यादा टेंशन लगाते हैं। अगर सामान्य तौर पर लटके हैं तो mg, अगर आप ऊपर एक्सेलरेट करने लगे तेजी से तो mg प्लस a, लेकिन अगर आप नीचे एक्सेलरेट करने लगे तो टेंशन mg माइनस a, और अगर रस्सी टूट गई तो टेंशन हो गया 0। इस तरह से हम लोग टेंशन को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला के हमारे क्लास का ये मकसद था कि नॉर्मल और टेंशन, ये जो फोर्सेस हैं, इनको कैसे डायग्रामेटिकली दिखाना है, कैसे ट्रीट करना है, टेंशन को कहाँ दिखाना है, इन सब चीज़ों को मैं आपको सिखा सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी जब इन चीज़ों को डिटेल करूंगा तो ये यूज होंगे ही होंगी। ये अभी कोई इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। अभी कई महीनों तक अब आपके सिलेबस के 80% हिस्से में ये रहेगा और ये टेंशन आपको देता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा, और रिक्वेस्ट है कि 1-2 सवाल, 10-12 सवाल अपनी किताब से जरूर बनाएं। प्योर नॉर्मल और प्योर टेंशन वाले सवाल बनाएं। तब तक थैंक यू।